कई सारी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है लेकिन फिर भी रिस्क कवर यानी कि सम एश्योर्ड का अमाउंट कम ही लगता है। डोंट वरी, मेरे पास एक प्रूवन मेथड है जिससे कि हम कंप्लीटली और डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा रिस्क कवर यानी कि सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए। एक ऐसा अमाउंट जो हमारे जानने के बाद हमारी फैमिली को सपोर्ट करेगा, उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा और मेरी छोड़ी हुई सभी लाइबिलिटीज़ को भी मीट आउट कर देगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं उस अमाउंट को, क्योंकि ये भी कैलकुलेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस का कम या ज़्यादा होना या तो बर्डन मेरी जेब के ऊपर या फिर मेरे परिवार को इन फ्यूचर बन सकता है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और मैं चलता हूँ सीधे मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्योंकि आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं हमारे रिस्क कवर का अमाउंट, यानी कि कितने रुपए का इंश्योरेंस हमें हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए लेना चाहिए। तो देखो, 3 स्टैंडर्ड मेथड जिनके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, एक एक करके तीनों को समझेंगे और तीनों से ही आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअली हमारा अमाउंट कितना होना चाहिए। और ये बहुत ही सिंप्लीफाइड करके मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना झेलना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम रिप्लेसमेंट मेथड। अब इनकम रिप्लेसमेंट मेथड क्या है? तो देखो, मैं अभी हूँ और मेरी एक पर्टिकुलर इनकम है। जब मैं चला जाऊँगा तो ये जो इनकम होगी ना, कोई और रिप्लेस करके मेरे परिवार को दे दो, यानी कि मेरा रिप्लेसमेंट ऑलमोस्ट मेरी इनकम का रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो इसका मेथड क्या कहता है, सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए? तो सिंपल एनुअल इनकम। तो मान के चलते हैं कि मैं एक मिडिल क्लास 4,20,000 रुपये साल का कमाता हूँ, मतलब मंथली का लगभग 35,000 रुपये हो गया। ठीक है, अब मेरी ये जो 4,20,000 रुपये की जो इनकम है ना, ये सालाना इनकम है। तो अभी एक मेथड ये कहता है कि इसका 10 से लेकर के 20% 20 गुना तक आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक है, 4,20,000 को अगर मैं 20 पर 20 गुना से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो ये लगभग 84 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। बट ये तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है ना। इतने की ज़रूरत सच में पड़ेगी? देखो, बेसिकली डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ की किस स्टेज में हो और आपकी लाइबिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो अगर आप 20 से 30 की एज में हो, शादी कर चुके हो, है ना, तो डेफिनेटली 20 से मल्टीप्लाई करना बनता है। लेकिन अब अपने 30 से 40 की एरा में हो, यानी कि बच्चों की थोड़ी बहुत पढ़ाई हो चुकी है और बाकी थोड़ी बहुत बची है, तो आप 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप 40 से 50 की एज में चल रहे हो तो आप इसे 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एज के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है। तो सपोज करते हैं एक पर्सन है जिसकी एज करीब 32 साल की है और वो 15 से मल्टीप्लाई करके 4,20,000 रुपये अपनी सालाना इनकम से 63 लाख रुपये का इंश्योरेंस बनाता है। अब ये 63 लाख रुपये ना वो अमाउंट है जो कि उसकी फैमिली को चाहिए होगा अगर उसने एक भी रुपया जोड़कर नहीं रखा है और उसके ऊपर फिर भी कोई भी लायबिलिटी नहीं है। तो ये सीधा सीधा क्या बताता है कि इनकम को मल्टीप्लाई करके डिसाइड कर लो कि मेरे परिवार को कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अगर यहाँ पर कोई लायबिलिटी वगैरह है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मान लीजिए कोई लोन भी आपने ले रखा है ना, तो अब सपोज करो 63 लाख रुपीज़ तो आपने इंश्योरेंस ही लिया था और 20 लाख रुपए तो उसके अपने लोन में ही चले गए, तो फिर बाकी का पैसा कहाँ कम पड़ गया, है कि नहीं? तो इसमें ये मेथड थोड़ा सा सक्सेसफुल नहीं लगता है, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड बहुत ही सिंपल मेथड है उन लोगों के लिए जो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं। चलो हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ज़्यादा बेटर पिक्चर भी प्रोवाइड करता है। अब इस मेथड को हम कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू मेथड, है ना। अब इसमें क्या है भाई, एनुअल इनकम 4,20,000, ऑब्वियसली ये तो अपन ने डिसाइड कर ही लिया है कि अपनी 4,20,000 रुपये की एनुअल इनकम है। उसमें से एनुअल एक्सपेंस अपने खुद के घटा दो, यानी कि मुझे नौकरी करने में कौन कौन से खर्चों की ज़रूरत पड़ती है। भाई मेरा पेट्रोल लगता है, मेरी यूनिफॉर्म लगती है, मुझे उसके अलावा गाड़ी भी है मेरी, वो मेंटेन करता हूँ मैं। कुछ मेरे एक्सपेंसेस खुद के भी हैं, जैसे वीकली ड्रिंक वगैरह भी करता हूँ और आने जाने का भी कुछ मेरे छोटे मोटे कोई शौक हैं, है ना। तो सपोज करते हैं कि 70,000 रुपये तो मैं खुद पे ही खर्च कर लेता हूँ, तो मेरे जाने के बाद मेरे खर्चे भी चले जाएंगे। तो 4,20,000 में से ये 70,000 रुपये माइनस कर सकते हैं। ठीक है ना। अब वर्किंग ईयर्स लेफ्ट, अब ये हम डिसाइड करते हैं कि अब उस व्यक्ति के पास जो कि ये इंश्योरेंस ले रहा है उसके कितने साल और बचे हैं जब वो कमा सके, है ना। तो उस पीरियड का इंश्योरेंस हम और मान लेते हैं, यानी कि उस पीरियड से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेसिकली। तो 4,20,000 इनकम, 70,000 रुपये, उसमें से मैंने पर्सनल एक्सपेंसेस लेस कर दिए तो बच गए 3,50,000 रुपये। अब इस 3,50,000 रुपये को 25 साल के लिए अपन ले लेते हैं। अब 25 साल कैसे, ये हमने एज के बेसिस पे डिसाइड किया है। सपोज करो कि एक पर्सन है जिसकी एज 35 है ना, तो वो इंश्योरेंस लेने जा रहा है, तो वो कितने का ले, केवल 25 साल का ही इंश्योरेंस ले, क्योंकि 25 और 35 बन गए आपके 60 साल। ठीक है, इसी एज तक कोई व्यक्ति कमा सकता है और इसी एज तक एक्चुअली खर्चे की ज़रूरत भी होती है। ठीक है, तो अब
सीधा सीधा भाई खर्चों को निकालने के बाद अपने को ये दिखाई दे रहा है कि 87 लाख रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो मिलना ना मिलना तो वो बात की बात है, पर एक्चुअली इंश्योरेंस का अमाउंट इतना बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक कैच है, क्या कि अब ये पैसा तो वो पैसा है जो मुझे डायरेक्टली आ जाएगा। सपोज़ करो मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी है ना, सपोज़ करो कि कोई इवेंट के किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए पैसे चाहिए, सपोज़ करो कि बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, अभी देखो जब ये 84 लाख रुपए मिलता है ना हमारी फैमिली को हमारे जाने के बाद, या 85-87 लाख जो भी तुम्हें दिख रहा है, वो जब मिलता है ना तो वो पैसा एक साथ मिलता है। तो आप उसको जब ना एफडी कर दोगे, है ना, एफडी कर देगी आपकी फैमिली, तो उससे ज़्यादा नहीं तो 8 या 6% के आसपास से इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। तो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो ऑलमोस्ट इनकम के ही बराबर तो है। और अगर कोई फ्यूचर की बात करें तो इसका जो पैसा है ना वो मल्टीप्लाई होकर के ये जो 87 लाख रुपए हैं ये कहीं ना कहीं 1-1.5 करोड़ के आसपास हो जाएंगे फैमिली के लिए, ठीक है। तो फैमिली अच्छे से अपना गुजारा कर सकती है, ठीक है। अब लेकिन फिर भी ये मेथड उतना एक्यूरेट मालूम नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, हमारे पास एक और मेथड है। अब इस मेथड पे ज़रा बात कर लेते हैं। इसका मेथड का नाम है एक्सपेंस नीड बेस मेथड, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ना सबसे एक्यूरेट फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर लेता है और आपको वो अमाउंट बताता है जो कि एक बेस्ट अमाउंट है। कैसे? अभी देखते हैं। देखो सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए वो आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले एनुअल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, यानी कि मेरे घर के खर्चे कितने हैं। 4,20,000 भले ही मैं कमाता हूँ लेकिन सारे के सारे पैसे तो नहीं खर्च कर देता। तो एक्चुअली घर में कितना पैसा लगता है, और वो घर का पैसा कौन सा है? स्कूल की फ़ीस, है ना, राशन हो गया, रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसको अपन बचे हुए ईयर्स से, यानी कि मेरे कितने लाइफ के ईयर्स रह गए हैं। सपोज करो एक व्यक्ति है जो 35 साल का है ना, और वो 60 साल तक इनकम जनरेट करेगा, तो डेफिनेटली 25 साल की उसकी और लाइफ है जो कि जिसमें कि अर्निंग्स आएंगी। तो वहाँ पर वो 25 से मल्टीप्लाई करेगा। 45 का पर्सन है तो 15 से मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब एनुअल हाउस होल्ड खर्चे 15 साल के लिए, और उसमें अगर कोई लाइबिलिटी है तो उसको प्लस कर लिया जाए। लाइक होम लोन ले रखा है, बच्चों का कोई मतलब अपना कोई पॉलिसी चल रही है उसको पे करना है, ठीक है। और इन दोनों को माइनस करने के बाद अगर कोई करंट अपनी सेविंग है उसको अपन को माइनस कर लेना है उसमें से। इन दोनों को प्लस करने के बाद उसको माइनस कर लेना है, क्योंकि कोई सेविंग है तो वो पैसा तो भाई अपने पास है ना, तो उसको अपन अपनी एसेट मानते हैं। चलो इसको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये शायद उससे आपको समझ में ना आया हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा हो तो आप इसे रिपीट करके देख लेना। तो एनुअल एक्सपेंसेस मैंने निकाले कि भाई 1,70,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। किस में से? 4,20,000 रुपये की एनुअल इनकम में से 1,70,000 रुपये सिर्फ खर्च हो जाते हैं फैमिली में, राशन पानी इन सब चीज़ों के, ठीक है। और एक मेरा लोन चल रहा है जिसकी आउटस्टैंडिंग 20 लाख रुपए है। अब देखो जब ना दो तरीके की चीज़ें होती हैं। देखो अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी ने उसके ऊपर इंश्योरेंस करा रखा है। अगर नहीं करा रखा है तभी उस सिचुएशन में आप इस लोन को ऐड करोगे। मोस्टली जब आप लोन लेते हो ना, एक नंबर में जब भी आप लोन लेते हो तो वो पैसा क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करा लेती है, यानी कि उतने का आपको इंश्योरेंस दिलवा देती है, तभी वो रिस्क आगे लेती है। तो ये लोन हम वो मान रहे हैं कि सपोज़ करो अनसिक्योर्ड लोन लिया है, दोस्त यार का है ना, रिश्तेदारों का है, पेरेंट्स का है, मतलब कैसे भी करके अपनी देनदारी है 20 लाख रुपए की, ठीक है, जो भी तरीका हो। इसके अलावा 5 लाख रुपए की अपने पास सेविंग भी है, और 20 साल के लिए हमें पैसा चाहिए। तो 1,70,000 को 20 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और 20 लाख रुपए की ये मैंने अपनी लाइबिलिटीज़ में और जोड़ दी, और 5 लाख रुपए का मेरे पे सेविंग था, यानी कि मैंने एफडी वगैरह खुद का पहले से करा रखा था, तो वो मैंने माइनस कर दिया। तो 1,70,000 20 साल के लिए हो गए 34 लाख रुपए की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, और प्लस 20 लाख रुपए का मेरे पे कर्जा है तो वो मैंने और जोड़ दिया। तो 34 + 20 आपका 54 हो गया, 54 लाख रुपीज़, है ना, 54 लाख रुपीज़। अब इसमें से 5 लाख रुपए की सेविंग्स मेरे पास पहले से है जो मैं अपनी फैमिली को वैसे ही दे के जाऊँगा, ठीक है। तो उसको अपन माइनस कर लेंगे, तो अपने पास 49 लाख रुपीज़ के लमसम बन गया। मतलब यानी कि अपने को इंश्योरेंस 49 लाख रुपीज़ का चाहिए, ठीक है। अब अगर ये जो 20 लाख रुपए की मैंने लोन बताई आपको, अगर बैंक ने इसका पहले से इंश्योरेंस हमारे नाम पर करा दिया है ना, तो इस 20 लाख को भी हम माइनस कर देंगे, तो लगभग 29 लाख रुपीज़ का हमको इंश्योरेंस एक्चुअली में चाहिए होगा, ठीक है। अब देखो
ऊपर जितने भी मेथड दिखे थे उसमें ज़्यादा इंश्योरेंस डिमांड कर रहा था, जबकि एक्चुअली हमें इतने अमाउंट का ही इंश्योरेंस चाहिए होता है। ठीक है, अब ये 29 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस किस केस में, जब कोई सर के ऊपर लायबिलिटी या लोन ना हो। ठीक है, अब तुम कहोगे इसमें बच्चों की एजुकेशन ये सारी चीज़ें कैसे पूरी होंगी। भाई जैसे ही कोई मिसहैपनिंग होती है और ये 29 लाख रुपए अपन के फैमिली के अकाउंट में आ जाते हैं तो फैमिली इसे एफडी ही तो कराएगी। भाई 29 लाख रुपये से 5-7 लाख रुपए खाने के लिए रख लेंगे, बाकी के पैसे तो एफडी में करा दिए जाएंगे। अब उस एफडी पर 6% 7% से कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो ये पैसा तुरंत तो नहीं खत्म हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई भी तो होगा। तो ऑलमोस्ट एवरेज ऑन बात करें तो मुझे ये लगता है कि आप एक डिसेंट सा अमाउंट अपने फैमिली के लिए छोड़ के जा रहे हैं, और यही मेथड मुझे सबसे बेस्ट लगता है। और उसका रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं आप जब ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का सम एश्योर्ड मिले, तो वो पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी आपकी इनकम और आपकी एज, ये दोनों चीज़ों को देख करके, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद ही आपको सम एश्योर्ड का अमाउंट देती है। और ऐसे में आपको लगता है कि यार ये तो बहुत कम है, कम है, कम है। नहीं, वो कम नहीं है। आपको अपनी जो सम एश्योर्ड की वैल्यू है ना, वो अपनी लायबिलिटीज़ और आपके जाने के बाद फैमिली के एक्सपेंसेस को देख कर ही बनानी है। तो लगभग 4,20,000 जिसकी एनुअल इनकम है उसको 50 लाख के आसपास का इंश्योरेंस मिल जाता है। ठीक है ना, तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड मुझे लगा तीनों में से, कि जब आप फैमिली के खर्चों को प्लस अपनी पीछे छोड़ी हुई लायबिलिटीज़ को और उसमें से लेस अपनी सेविंग्स को घटा करके एक्चुअल अमाउंट निकालते हैं, उतने अमाउंट का ही आपको एक्चुअली सम एश्योर्ड यानी कि इंश्योरेंस चाहिए। तो भले ही आप 2-3 पॉलिसी से ये पूरा करें, ठीक है, प्लस उसमें कुछ सेविंग्स भी आपकी पहले से अगर रखी हुई है तो उसे भी आप जोड़ लें। यानी कि मैंने 2-4 एफडी कर रखी हैं, 2-4 म्यूचुअल फंड में लगे हुए हैं कुछ पैसे, है ना, 2-4 लाख रुपए अपने अलग इंश्योरेंस में लगे हैं, तो सबको क्लब करके अगर, है ना, ये 50 लाख रुपए के आसपास बैठ जाता है तो ये अमाउंट सफिशेंट है एक मिडिल क्लास के लिए जिसकी 4,20,000 की एनुअल इनकम है। अब यूँ तो लायबिलिटी तो भाई अनंत है, जितनी आदमी कम बना ले, है ना, कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, फिर तो 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ सब कम ही पड़ जाने हैं। ठीक है, तो बट ये एक ऑप्टिमम तरीका मुझे लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, और इससे संबंधित कोई भी इंश्योरेंस से जुड़े कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।